हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक का 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ 2009 से लेकर के 2025 तक का सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और पहले सुन लीजिए, पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पीडीएफ को तैयार करके वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत को समझिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का ए से मात्रक है। यानी कि ए से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। फॉर्मूला होता है E=F/U। तो आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक हो जाएगा, तो सबको पता है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, और कूलम बटे मीटर स्क्वायर तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व का होता है। ध्रुव प्रबल का एम्पियर मीटर होता है, ये वाला नहीं होगा, न्यूटन मीटर तो होवे नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर याद रखेगा। ठीक है, अगला देखिए एक अस्टाइट कूलम बराबर क्या होता है। देखिए एक अस्टाइट कूलम पूछेगा मेरे प्यार बच्चों, तो याद रखना एक ESU है। एक अस्टाइट कूलम जो होता है वो 1/3 × 10⁻⁹ ESU होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक अस्टाइट कूलम कहाँ पर दिया गया, बताइए एक अस्टाइट कूलम किसके बराबर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, ये हमेशा याद रखना और कई बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 1/3 गुना देखिए यहाँ पर 10 की घात नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा 1/3 × 10⁻⁹ तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक अस्टाइट कूलम बराबर इतना होता है। अगला देख लीजिए एक स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है क्योंकि एक बंद लूप में आवेश स्थानांतरित किया गया जो इसमें कार्य होता है शून्य होता है, इसलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा, तो संरक्षित। अगला देख लीजिए एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है। तो देखो एक कूलम आवेश जो होता है प्यारे बच्चों 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है, ये होता है एक कूलम का मान है। या आप लोग लास्ट में अस्टाइट कूलम भी लिख सकते हैं। ESU को अस्टाइट कूलम भी कहा जाता है, पता है कि नहीं, नहीं पता है तो आप लोग आज से याद रखिएगा। 3 × 10⁻⁹ करने गया 9 ESU हो जाएगा, यही हो जाएगा एक अस्टाइट कूलम के बराबर। और ESU का मतलब होता है क्या चीज़, अभी हम आपको बताए थे एक अस्टाइट कूलम भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यार बच्चों बस इतना ही आप लोग ध्यान रखना कि ESU जो होता है ESU जो होता है एक कूलम में कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कूलम बल होता है, तो कूलम बल केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल होता है। इनके दोनों यहाँ पर बल हो जाएगा। इनके कूलम बल विद्युतीय बल और विद्युतीय बल दोनों है। ठीक है, कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। तो किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा और हमेशा अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा कितना से अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सही जवाब जो होगा ना वो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए 7 नंबर का आंसर है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। देखिए धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यार बच्चों वो आपका अनंत होता है। क्या चीज़ होता है, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका अनंत होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्यार बच्चों, एग्जाम हॉल में धुआं कर दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, पानी का 80 होता है और निर्वात का 1 होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो फार्मूला आपको पता है एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 1/4πF होता है इंटू क्या होता है Q1 × Q2 होता है बट्टा में R² होता है। तो 2 आवेश ऊपर में, तो 2 आवेश का मात्रक कूलम स्क्वायर, बल का मात्रक क्या होता है, 4 का कोई मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मिला लीजिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पर मात्रक है। हाँ, तो यहाँ पर मिलेगा, तो राइट आंसर सी नंबर से मिल रहा है ना, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का उल्टा कर दीजिए। तो कूलम स्क्वायर ऊपर में था तो कूलम स्क्वायर नीचे में चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर उसमें नीचे था इसमें ऊपर हो जाएगा। तो मिला लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर मिला लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पर दिया गया है,
मिलाइए प्यारे बच्चों जल्दी से। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर में मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम की घात -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, आवेश के आयतन घनत्व का मतलब क्या होता है? तो आवेश के आयतन घनत्व तो दोस्तों रो बराबर क्या बताया था? बताओ, क्यू बटे भी करवाए थे, यानी कि आवेश बटे आयतन, यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है इसे ही आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो यहाँ मिला लीजिए, आवेश का आयतन घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, आयतन का मात्रक मीटर के घात 3, तो कूलाम बटे मीटर के घात 3 जो होगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर है? तो 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो 1 माइक्रो कूलाम जो है 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 मेगा पूछेगा तो 10 की घात 6 होता है प्लस में, तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कई बार आपको करवाया हो प्यारे बच्चों, तो याद होगा आप लोगों को। और देखिए, जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है? तो पता है, शुरू से बताते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बटे एल होता है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी आवेश है ऊपर में और नीचे में लंबाई है, तो आवेश बटे लंबाई हो जाएगा। सही जवाब जो होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकशीलता के लिए क्या पता है? तो आप लोग को पता होगा बी बटे ए, चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता जो होगा बी बटे एच हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। एकदम धुआं आप लोग कर रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, इसी प्रकार एग्जाम में भौकाल मचा दीजिएगा, तब तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण बटे चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र बटे चुंबकीय तीव्रता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए चुंबक की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg होता है, इनकी ज्यामितीय लंबाई Lg, ठीक है, और चुंबकीय लंबाई Lm होता है। तो इसके बीच संबंध कितना डिग्री का होता है? तो देखो, पहले बात तो सुनो, ज्यामितीय लंबाई है आपका Lg और चुंबकीय लंबाई Lm है। तो Lm जो होता है कि चुंबकीय लंबाई बराबर जो होता है ये 5/6 Lg होता है। मतलब ये हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय लंबाई जो होता है ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है, ठीक है, यानी कि चुंबकीय लंबाई बराबर जो होता है ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है, ठीक है। थोड़ा समझिए, बात को समझिए प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है, यानी कि चुंबकीय लंबाई बराबर होता है क्या चीज? ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना। तो यहाँ से याद रख लो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी जगह का डेल्टा किसी जगह का नमन कोण होता है, tan डेल्टा बराबर क्या होता है? तो tan डेल्टा बराबर किसके बराबर होगा? तो शुरू से मैं आपको बताऊँ, देखो ऊपर में वर्टिकल है, नीचे में क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल और नीचे चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल। पता ना, चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, तो ये याद रखेगा। तो वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है एकदम। अगला देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, कार्य का जूल, हिंदी हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, 1 टेस्ला किसके बराबर होगा? तो 1 टेस्ला जो होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, हमेशा याद रख लो। 1 टेस्ला बराबर जो होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन, किसी अचालक पदार्थ को गोले को आवेश देने पर, देखिए अचालक पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ पर किसी भी चीज़ का प्रभाव होगा, यानी कि इसमें कोई कार्य नहीं होगा। मतलब इसका प्यारे बच्चों पूछा जाए आवेश वितरित होगा तो कहाँ होगा? किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा, तो वितरित हो सकता है केवल भीतर में, ठीक है, या तो इनमें से कोई नहीं चल सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करें, इनमें से कोई नहीं, केवल भीतर, तो केवल भीतर ही लगा दीजिए। यानी कोई अचालक पदार्थ है, उसको आवेश दिया जाता है तो वितरित होगा। तो पहले बात अचालक पदार्थ होगा तो उस पर वितरित नहीं होगा। पहला बात आप क्या कीजिए ना, 0 ही लगा दीजिए, यानी कि इनमें से कोई काम ही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा डी नंबर, ठीक है।
अगला देख लीजिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधे कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। मान लीजिए दो आवेशों के बीच की जो दूरी है कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है। अगर उसके बीच की दूरी आधे कर यानी कि r को r/2 कर दिया जाए, यानी कि दूरी r है तो उसको r/2 कर दिया जाए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इसका स्क्वायर निकलेगा तो 1/4 r²/4 हो जाएगा ना, निकलेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाना चाहिए ना। बताओ, तो 4 गुना हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी कि बाल का पता ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, r/2 हो जाएगा। तब सबसे नीचे वाला सबसे गुना, यानी कि बाल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर डी नंबर याद रख लो या रटे ही लो आप लोग। दो आवेशों के बीच को दूरी अधिक कर दिया तो उनका बाल होता है 4 गुना। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ यही क्वेश्चन सेम टू सेम। अगला देख लीजिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। राइट आंसर डी नंबर होगा, याद रखना। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का क्वांटम ई/एसयू में होता है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ई/एसयू में कितना मान होता है, तो सही बच्चों को पता है कि विद्युत आवेश के क्वांटम में इतना मान होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10 कूलम। कई बार आपको सॉल्यूशन करना सिखा दे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। कितना बार हम आपको करवाएं बताइए, हर बार सॉल्यूशन करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को, तो दिमाग भी खराब हो जाता है। देखो विद्युत आवेश के क्वांटम में कितना होता है मान, इतना होता है, सबको पता है। और एक एसयू कितना होता है 3 गुना 10⁹ एसयू होता है। तो गुना कर ले 16 यही 48 4.8 के लगभग में, और ये हो जाएगा 200 जुड़िएगा घात तो -19 और +9 तो हो जाएगा -10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, तब ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या चीज़ होता है, जो ए मीटर रहता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और आदर्श मीटर का 0 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति V²/r होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा V²/r। अगला देख लीजिए 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो 1 वोल्ट बराबर आपको फार्मूला पता होगा, V = W/Q। तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा, और सॉरी कार्य का मात्रक जूल होगा, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। तो जूल प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, कूलम प्रति जूल, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है यार, क्या बात करें, क्या बात है रे बाबा, कोई ऑप्शन नहीं। कूलम प्रति जूल ना ये भी नहीं होगा। 1 जूल कूलम इन्वर्स नहीं दिया गया है। अच्छा, बना देते हैं इसको, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 जूल प्रति 1 कूलम, राइट आंसर डी नंबर। माइनस लगाइएगा तभी आंसर बनेगा। अगला देख लीजिए, वोल्टामीटर मापता है। तो किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगला देख लीजिए, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है। तो देखो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जो राशि समान है तो विभवांतर समान रहती है, और संधारित्रों के श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। देखो प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में पूछता ना तो धारा हो जाता, लेकिन नहीं होगा। अगर यहाँ पर संधारित्रों का श्रेणी क्रम पूछ जाता तो आवेश हो जाता, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम ना पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभवांतर ही सही जवाब होगा। ठीक है, एकदम भौकाल मचा दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। कोई दिक्कत वाली बात है बताओ तो, नहीं एकदम नहीं। रिएक्टेंस का मात्रक बताइए, रिएक्टेंस ओम का मात्रक होता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला देख ले, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। साइक्लोट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो याद रखेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो याद रखिएगा प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, साइक्लोट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो याद रखना मेरे प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। साइक्लोट्रॉन जो है प्यारे बच्चों आवेशित ना होता है, प्रोटॉन ये धन आवेशित ना होता है। ठीक है, इसको यूज़ नहीं कर, धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, उपयोग नहीं हो सकते, यानी राइट आंसर सी नंबर भी चलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अल्फा कण धन आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ये सारा चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत है। देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है उच्च प्रतिरोध का। ठीक है, देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग को उच्च प्रतिरोध के ज़रूरत होता है, और इसको कैसे जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में, यानी कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। थोड़ा ध्यान रखिए ना प्यारे स्टूडेंट, फिर तो तबाही आप लोग मचाएंगे ही।
बस याद करते चलिए, फिर तो मज़ा आ जाएगा। देखिए आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? तो 0 होता है, याद कर लो, रट लो आप लोग, ठीक है। आवेशित संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग 0 आएगा सीधे परीक्षा में, और आप लोग भौकाल मचा के आइएगा। लोहा होता है, तो लोहा कैसा पदार्थ होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, राइट आंसर सी नंबर। लोहा कैसा पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो याद रखना, लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा निकल कोबाल्ट सेतिल, जितना भी लोहा कोबाल्ट निकल सेतिल सब लोहा चुंबकीय पदार्थ है। देखिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है? तो किस राशि का मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत परिनामता का होता है, विद्युत सामर्थ्य का होता है, ये सब का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फराडे होता है, ठीक है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। देखिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने में परिवर्तित किया जाता है। तो देखो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है ना, तो इस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जा रहा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये आप लोग बस थोड़ा सा है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले भी आया था गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत है तो उच्च प्रतिरोध, लेकिन वहाँ पर बोले थे ना कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, ये सारा चीज़ तो पढ़ाया हुआ है, तो दिक्कत किस बात की है बताओ? कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। कि चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है। कहाँ पे? चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है। कहाँ पे? चुंबकीय निरक्ष पर। चुंबकीय निरक्ष पर 0 होता है मान चुंबकीय नमन कोण का। अगला देख लीजिए, बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है? तो बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है 9.28 गुना 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बोर मैग्नेट्रॉन का मान है। देखो चुंबकीय मोतर क्या है? तो चुंबकीय मोतर एक प्रकार का फ्लोर है। क्या चाहिए? फ्लोर है। चुंबकीय या मोतर क्या है? तो एक तल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घटती है। क्या चीज होती है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घटती है। राइट आंसर प्यार बच्चों बी नंबर हो जाएगा। एकदम भौकाल आप लोग मचा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है? तो अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है वो आपका 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है प्यार बच्चों। अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान जो है आपका 1 होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलो, चुंबकीय मोतर एवं भौगोलिक या मोतर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो चुंबकीय मोतर एवं भौगोलिक या मोतर के बीच का कोण जो कहलाता है वो आपका देखपात कहलाता है। नहीं पढ़ाए? चुंबकीय मोतर भौगोलिक या मोतर के बीच का कोण देखपात कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए निम्नलिखित में से कौन है प्यार बच्चों सही है, ठीक है। तो देखो संबंध पूछा जाए कौन सा सही है, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र स्क्वायर बराबर हॉरिजेंटल प्लस में वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल एच होता है, वर्टिकल आपका भी होता है, भी स्क्वायर भी। तो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन करने से पूछ दिया। अरे प्यार बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है तो आएगा ना एग्जाम में, एकदम आएगा। अरे यार क्या लगा दें हम? ठीक लग रहा है? क्या चाहिए? हम ठीक लगा देते, भी स्क्वायर एच प्लस भी स्क्वायर भी, ठीक तो लगाए हैं। ये ना होगा भी स्क्वायर एच प्लस भी स्क्वायर भी है, भी स्क्वायर एच प्लस भी स्क्वायर भी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही ना होगा भी स्क्वायर। हाँ मिला लीजिए, भी स्क्वायर एच प्लस भी स्क्वायर भी। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना, दोनों जोड़ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों जोड़ में होना चाहिए। और भी स्क्वायर के नीचे एच थोड़ा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होते थे उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होते, पता है ना? बताओ। देखो यहाँ पर थोड़ा अगर 5 नंबर में भी आए तो आप लोग प्रयास कीजिएगा अगला बार से लिखने का। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये लिख सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर से उच्च विभव और निम्न धारा
प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है और धारा घटता है, ये इसका मतलब हुआ। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, धारा बढ़ती है, वोल्टेज घटती है, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारेलाल, ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन के प्रतिघात का मात्रा क्या होगा। तो प्रतिघात का मात्रा ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। म्यो प्रचलकता का होता है, फैराडे संधारित्र का होता है, एम्पियर धारा का होता है। अगला देख लीजिए, एक ताप्त तार, ताप्त का मतलब होता है गर्म, एक ताप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का। तो प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, क्या चीज मापता है, एक ताप्त तार, ताप्त का मतलब होता है गर्म, तो एक ताप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान, ठीक है, याद रहेगा ना, एकदम याद रहेगा। आभासी धारा होती है, आभासी धारा होगा, ठीक है, आभासी धारा होगा, क्या चाहिए, आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटा √2। शिखर धारा का मतलब क्या होता है पता है, I0 बटे √2। अगर वोल्टेज के लिए पूछा जाता है V0 बटे √2, यही ना होता है फॉर्मूला शिखर धारा का, तो याद रखिएगा, राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यवर्ती धारा के मूल्य मत, देखो इसका मैंने बताया बहुत बढ़िया से, मूल्य चैप्टर में भी बताया था, मूल्य माध्यमानुपात होता है और शिखर धारा √2 होता है, तो 1:√2 हो जाएगा। मिलाते जाओ प्यार बच्चों, और चैनलवा को सब्सक्राइब करके घंटिया का दबाइए एकदम खटाक खटाक, ठीक है। तो हमको फार्मूला है प्यार बच्चों पता कि प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान और शिखर धारा का मान अनुपात जो होता है क्या चीज होता है, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की भी अनुप्रस्थ होती है। अगर पूछेगा ध्वनि की, क्या चाहिए, ध्वनि का पूछेगा तो ध्वनि का कैसा होता है, अनुदैर्घ्य होता है प्रकृति, ठीक है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति पूछेगा तो आपको याद रखना अनुप्रस्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन, किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है। गामा किरणों की महत्तम वेदन क्षमता कोई किरण होती है, ठीक है। और ये महत्तम वेदन क्षमता पाया जाता है, ये एक्स किरण की तरह ही दिखता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। देखिए सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है मेरे प्यार बच्चों। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका होता है, तो देखो ऐसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है और सबसे अधिक रेडियो तरंग का होता है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक, ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेडियो तरंग का, सबसे कम गामा किरण का। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा रेडियो तरंग, इसीलिए माइक्रो तरंग याद रखिए। जैसे मैंने आपको ट्रिक कराया था ना, मामा की एक स्यूवे कार चलाने के लिए आई का मतलब इंफ्रारेड, एम का मतलब माइक्रोवेव, IM रेडियो का मतलब रेडियो तरंग। तो रेडियो के ऊपर देखिएगा तो माइक्रो आ रहा है, मतलब ये कि रेडियो का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है, उसके पहले किसका है, तो माइक्रो का, तो माइक्रो तरंग हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों की तरह होता है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कल आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। गामा किरणों की तरह होता है तो एक्स किरण होता है, ठीक है। गामा किरणों की तरह कौन होता है, तो एक्स किरण होता है। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखेगा प्यार बच्चों, एक्स किरण, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 1 इंस्टोग्राम होता है, ठीक है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 1 इंस्टोग्राम होता है, राइट आंसर सी नंबर। किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण से प्रकाश का व्यतिकरण होता है। किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो किसके भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। यानी कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो याद में रखिएगा प्यार बच्चों, तीव्रता इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तीव्रता इज द राइट आंसर। हीरा का अपवर्तनांक लगभग करीब कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट लगभग 242 पॉइंट कुछ होता है, तो ये हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक, राइट आंसर। देखिए अगला सी नंबर। अरे देखिए फ्रेंच के चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त किए थे, बिट्टा बराबर क्या आता है, उस ऊपर में कैपिटल लेता नीचे में स्मॉल लेता, एकदम अच्छे तरीके से प्रूव करा चुका और बोर्ड एग्जाम में धुआं करके पूछेगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखिए, प्रकाश के रंग का कारण क्या था। प्रकाश के रंग का कारण है मेरे प्यार बच्चों क्या चाहिए, तो प्रकाश के रंग का कारण है, अरे प्यारे लाल बता दे, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो इसका आवृत्ति प्रकाश के रंग का कारण बनता है, तो राइट आंसर ए नंबर। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, उसका आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण प्रकाश का रंग होता है।
देखिए किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कहलाता है गोलाकार, और अपरिमित दूरी पर क्या कहलाता है समतल तरंगाग्र। सारा चीज पढ़ाया हुआ है, और एक बारीक रेखा के समान हो तो उसको बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। सारा रे मेरे प्यारे लाल टेंशन काला लेता है, सारा पढ़ा रखे नोट्स में जाकर देखिए। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कहलाता है गोलाकार तरंगाग्र। ए नंबर 2019 में आया था। देखो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सतत होता है। सतत का मतलब होता है लगातार। तो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होला रे प्यारा, तो कहेगा सतत। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। इसका अर्थ है इसमें सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य शामिल है। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, इसका मतलब है कि इसमें सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य है सतत में, ठीक है। सतत का मतलब लगातार भी होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लीजिए, बस मेहनत करते रहिए। मृगम मरीचिका का कारण क्या होता है? मृगम मरीचिका का जो कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृगम मरीचिका का कारण होता है। मृगम मरीचिका का होता है प्यारे लाल? अरे यार ऑप्टिकल फाइबर का देखा है कभी? हैं ऑप्टिकल फाइबर देखिए थोड़ा दिखा देंगे मृगम मरीचिका क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ है ये सब चीज़। आसमान का रंग नीला दिखता है, तो आसमान के रंग नीला दिखने का कारण क्या है कि दिखता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है जिसके कारण आसमान नीला दिख रहा है। अभी देखिए तो आसमान को ताकिए तो निहारिए तो कैसा दिख रहा है? नीला। तो नीला दिख रहा है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब बताओ एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे, आप लोग जब तेल वाला ज़्यादा पूरी खा लेते हो तो हाथ देते हो तो पानी रंगीन क्यों दिखाई देता है? किसके कारण से? कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। स्टार मार के कमेंट करना। 59 में व्यतिकरण होगा कि नहीं, लेकिन ये आंसर मत समझ लेना, यहाँ पर राइट आंसर ये नंबर होगा। अगला देखिए, प्रकाश ये फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। गतिक द्रव्यमान h λ/c होता है। छोड़ो वो सब चीज़, पहले याद रखो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 0 हो जाएगा प्यार बच्चों। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 वाले भैया कहाँ चले गए? लाल, अरे यार क्या हो गया, रुकिए तो कलर का हो गया। हाँ अगला देख लीजिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होगा, तो h/λ। ए प्यार लाल h/λ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h/λ। हाँ प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल h/λ हो जाएगा। फोटोन का गतिक द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे पूछेगा, एक को बार में पूछेगा। और विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो 0, ठीक है। विराम द्रव्यमान पूछेगा भाई बा तो 0 लगा दे, और यहाँ पर गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो h/λ लगा दे, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे यार दिक्कत तो है आप लोग को, ठीक है। तो छोड़ दो क्वेश्चन में, इसमें हमको भी थोड़ा डाउट है, झूठ क्या बोले। h/c भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, 2 ऑप्शन पर कन्फ्यूज है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला से। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ पेंडिंग में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कल क्वेश्चन पूछ लेना कोचिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो आप लोगों को पता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर क्या हो सका? डी नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का। विभवांतर का वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर का, आवेश का मात्रक कूलम। अगला देख लीजिए, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? तो कल ही ना बहुत पहले ने पढ़ा, E = hb, ये नहीं पढ़ाए हैं? फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E = hb बहुत बार पढ़ा दिए हैं। आवेश रहित कौन होता है? फोटोन कण आवेश रहित कण होता है। कौन सा? फोटोन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। और फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना का स्पेशल था प्यारे लाल, ठीक है। हाँ प्यारे लाल काहेला टेंशन ले रहा है, ठीक है, एकदम धुआं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोन का संवेग क्या होता है? यहाँ देख रहे हैं ना, फोटोन का संवेग h/λ भी करवाए थे, एच का मान भी बताए थे। h/λ यहाँ पर फोटोन का संवेग होगा, याद रखना। डी ब्रोगली का समीकरण करवाए होंगे तो उसमें देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, बोर, ये तो अगला चैप्टर में पढ़ना है। बोर का आवृत्ति पढ़ना है, E1 - E2 = hb, ठीक है। मिला लो, E1 - E2 = hb। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखो ना कहाँ पर दिया गया, E1 - E2 = hb। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन, कि यदि m द्रव्यमान के वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। रट लो प्यारे लाल, क्या रे? तो रट ले तेरा ही भलाई होगा। लेमडा बराबर क्या होता है? तो h/mv, ठीक है। याद है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, अरे याद होगा तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर m द्रव्यमान हो, वेग हो, और गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य लेमडा होगा, तो यहाँ पर समीकरण आपका काम करेगा, लेमडा = h/mv, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जो है मेरे प्यारे लाल, मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थॉमसन, ठीक है, और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन,
और प्रोटॉन का गोल्डस्टेन या रदरफोर्ड और नाभिक का रदरफोर्ड। ठीक है, क्लियर, ऑल इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सीजियम का, अरे प्यारेलाल, अरे हमसे ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ दिया कि सीजियम का देहले तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है। अरे प्यारेलाल, ये आप लोग के लिए रह गया, छोड़ दो इसको, आपके लिए। चांदी का देहले तरंगदैर्घ्य क्या होला रे प्यारेलाल? अरे चांदी का, सीजियम का क्या होता है, 540 होता है। ठीक है, चलो उसका तो बता जाए। चांदी का ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। शुरू नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है। लास्ट वाला देखिए कौन है सबसे कम। देखिए, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? सोडियम का कार्यफलन मेरे प्यारेलाल, अरे प्यारेलाल नीचे देखो, आंसर देखो नीचे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सीजियम का क्या होला रे प्यारेलाल, लगा दो आंसर। सीजियम का कार्यफलन बोले तो ना 214 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर, अरे सोडियम है, अरे थोड़ा दिक्कत हो गया, सोडियम है तो ये हो जाएगा ना, ये हम का लगा दिए थे, अभी तो बच गए। सोडियम का कार्यफलन यही ना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का ही ना होता है। कहाँ चले गए थे, गलत लग ही जाता अभी। ठीक है, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? चांदी का तो 470 होता है। ठीक है, 4.7 होता है लगभग, तो यही ना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका? चांदी का कार्यफलन। तो राइट आंसर बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक मेगा, अरे मेगा के बात करेगा तो 10 की घात 6, जिगा के बात करेगा 10 की घात 9, यहाँ पर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मेगा के बात किया तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब भी बात आएगा तो 10 की घात, बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, 1 मेगा बराबर क्या होता है? 10 की घात 6 होता है। अब बताओ, जोड़ दीजिए 19 में तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो इसमें जोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 10 की घात 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इसको जोड़िए और इसको जोड़िए तो -13 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, ये होगा 1 मेगा की बात। आगे देखिए, अगला देखिए, 1 जीगा जो होता है 10 की घात 9 होता है। क्या चाहिए? 10 की घात 9 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दृश्य प्रकाश के रंग का कान क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश के रंग का कान इसका तरंगदैर्घ्य होता है। क्या चीज होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। अगला देख लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दीजिए, इसका बढ़ाएंगे तो इसका वर्धन क्षमता बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 131 होता है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस होगा। ठीक है, जो संपर्क में रखेंगे प्यारे बच्चों दो लेंस को, तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा। अगला देखिए, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम ही सतत होता है। कैसा होता है? सतत स्पेक्ट्रम। सूर्य में बताया सतत का मतलब लगातार होता है, और आपको पता है प्यारे बच्चों, ठीक है, देश धारा की आवृत्ति क्या? देश धारा की आवृत्ति जो होती है 0 होती है। ठीक है, देश धारा की आवृत्ति कितना होती है? 0 हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। अगला देख लीजिए, देश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात की बात पूछेगा तो देश धारा के लिए जो आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों क्या होता है? 0 होती है। तो धरतीय प्रतिघात का फॉर्मूला एक सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, और एक और आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। ठीक है, ओमेगा का मान 2πf होता है ना, तो एफ का मान बताओ 0 रखेंगे तो 1/0, मतलब 1/0 का मतलब क्या है? अनंत। क्या चाहिए? अनंत। क्या चाहिए? अनंत। 1/0 रहता है तो इसको अनंत ना पढ़ते हैं, मैथ पढ़े हैं ना कभी कि नहीं पढ़े हैं? 0/1 रहता है तब 0 माना जाता है, नीचे अगर 0 चल गया तो अनंत हो जाएगा। तो 1/0 का मान अनंत। चलिए, यहाँ पर डायनेमो का कार्य होता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभावित होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। शक्ति गुणांक क्या होता है? या cos फाई बराबर यथार्थ माध्य शक्ति होता है बटा में आभासी माध्य शक्ति होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रत्यवर्ती धारा के लिए धारतीय प्रतिघात कितना होता है? धारतीय प्रतिघात जो होता है वो 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, धारतीय प्रतिघात क्या चीज़ होता है बताइए? प्रत्यवर्ती धारा के आवृत्ति के लिए जो आवृत्ति धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा c, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 87 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर क्या होता है? तो ओमेगा एल होता है। ओमेगा का मान रखिएगा 2πfl रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा का मान 2πf होता है, इसलिए ये ओमेगा का मान रख दिया तो 2πfl भी हो गया। राइट आंसर सी नंबर।
एकदम बहुत मज़ा से एग्जाम में आप लोग एकदम हंसते मुस्कुराते दिल लगाते हुए आएंगे, ठीक है, बात उत करते सबसे, एकदम इतना बढ़िया एग्जाम जाएगा। अगला देखिए, धारतीय प्रतिघात का मात्रक बताइए। धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। क्या चीज़ होता है? ओम होता है। लेकिन फार्मूला तो सबको पता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा का मान रखिएगा तो 2πf रख दीजिए तो 1/2πfc भी हो जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक नैनो के बाद, जब नैनो के बाद आएगा तो माइक्रो मिले को नहीं छूना, ठीक है, मिले नहीं, माइक्रो को नहीं छूना, ठीक है। नैनो के बाद पूछेगा, नैनो का मतलब 9 को छूना है। ये पिको के पास बात करेगा तो -12। प्यारेलाल ओवरऑल आंसर देखा जाए ना तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक नैनो के बाद नैनो से ही होता है -9 से। अगला देख लीजिए, एक स्थिर आवेश जो होता है क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा और गतिशील आवेश दोनों को उत्पन्न करेगा। क्या चीज करेगा? गतिशील आवेश दोनों को उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा क्योंकि स्थिर आवेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान के रंग के नीले दिखने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्या रहे मेरे प्यारे? प्रकाश सॉरी अभी बता दो थोड़ी देर पहले, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। अगला देख लीजिए, जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार आप लोग मेहनत करते हैं, एकदम इसी प्रकार याद कर लीजिए। देखिए, उत्तल लेंस के लिए कौन सा दृष्टि दोष लगाया जाता है? तो 2 दृष्टि दोष लगाया जाता है, तो सही जवाब बी नंबर। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? तो बताइए, प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है जब वस्तु समानांतर हो। अगला देख लीजिए, शुद्ध प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक 0 होता है। ऑप्शन यहाँ पर सबका शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध का और LCR अनुनाद की स्थिति में कभी भी 0 नहीं होता है, ये 1 होता है। सिर्फ किसको छोड़ करके? प्रतिरोध को छोड़ के बाकी सबका 0। देखो, ट्रांसफार्मर के परिणामन अनुपात क्या होता है? VS/VP होता है, सेकेंडरी/प्राइमरी। तो मेरे प्यारेलाल देर काहे को कर रहे हो? आंसर लगा दो फटाक से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एलआर परिपथ में कलांतर होता है tan ω/L/R होता है। कलांतर की बात करेगा tan ω/L/R होता है एलआर परिपथ में, कोई दिक्कत नहीं रे मेरे प्यारेलाल एकदम। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में पता है कि सेकेंडरी में जो होता है बहुत ज़्यादा फेरों की संख्या होता है प्राइमरी की तुलना में, तो यहाँ पर सेकेंडरी बड़ा होगा प्राइमरी से। अगला देख लीजिए, देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात क्या हो जाएगा? तो देश धारा के प्रेरक प्रतिघात जो होगा, पहली बात देश धारा के लिए आवृत्ति कितना होता है? 0, यानी कि एफ का मान कितना हो गया? 0। तो देश धारा का फॉर्मूला क्या होता है? XL बराबर 2πfl होता है ना। एफ का मान रख दीजिए 0, तो एफ का मान 0, तो XL का मान भी 0, तो राइट आंसर ए नंबर। एकदम धुआं कर दीजिए एग्जाम में प्यारेलाल। अगला देख लीजिए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान कितना होता है? तो BB रॉय जी के ट्रिक से, तो BB रॉय, तो BB रॉय जी हरे रंग के लिए पूछा जा रहा है। 0 1 2 3 4 5, ग्रीन के लिए 5 हो गया, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए, परावैद्युतांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, प्यारे स्टूडेंट, कांस्टेंट ना है। अगला देख लीजिए, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला 1 माइक्रोफैराड होगा, कैसे होगा? स्मार्ट बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन देखिए, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान इतना होता है, सबको पता है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, 103 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया था प्यारेलाल आपके लिए बहुत मेहनत करके। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थियों को नोट्स है प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके पास व्हाट्सअप नंबर होगा प्यारे स्टूडेंट, उस नंबर पर मैसेज कर लेना, ये नंबर मेरा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नोट्स भी आपको मिलेगा, प्रॉपर तैयारी होगा हर सब्जेक्ट का। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।